आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर 10 इनकी वेटेज है टोटल 15 नंबर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा किस चीज़ से कंसर्न होता है? फ्लो ऑफ फंड, यानी आपको पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, एंड हाउ टू कलेक्ट द फाइनेंस, और आप पैसा कलेक्ट कहाँ से कर पाओगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद आ जाएगा कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। तो जो फाइनेंस का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजर है वो। तो वो करेगा क्या? साइज एंड कॉम्पोजिशन डिसाइड करेगा किस चीज़ का? फिक्स असेट का। फिक्स असेट का, कि फिक्स असेट कौन कौन से होंगे और कितने होंगे। तो फिक्स असेट जो हमारा डायरेक्टली डिपेंड होता है वो किस पे होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल पे डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से फिक्स एसेट होंगे और कितनी कितनी क्वांटिटी में होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट असेट। करेंट असेट में क्या क्या चीज़ें होती है? लाइक बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। तो ये वाला जो डिसीजन होता है हमारा, ये डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन पे। वर्किंग कैपिटल डिसीजन यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन से करंट असेट कितने होने चाहिए, लाइक कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एट्सेट्रा। तो ये भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा? फाइनेंसिंग डिसीजन पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो हम लोग फाइनेंस कलेक्ट करते हैं तो वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्स से कलेक्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म सोर्स से कलेक्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्स कौन से होते हैं हमारे? जैसे बोरोड फंड एंड ऑनर्स फंड जो है ये लॉन्ग टर्म सोर्स है। और शॉर्ट टर्म सोर्स क्या है? शॉर्ट टर्म सोर्स में हमारे पास आ जाएगा लाइक जैसे शॉर्ट टर्म लोन से आपने पैसा इकट्ठा किया, वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वर्किंग कैपिटल सोर्स है। नेक्स्ट है जो लॉन्ग टर्म सोर्स है, उसमें भी हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सोर्स है, पॉइंट नंबर 4, आप बोरोड फंड से पैसा कलेक्ट करेंगे या फिर आप इक्विटी से पैसा कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स ऑनर्स फंड से पैसा कलेक्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है वो डिवाइड कर देते हैं हम लोग डेट और इक्विटी के, हम किसको प्रेफर करेंगे। देन हमारा आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन रिस्क बियरर होता है वो होता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर क्यों होता है मेन रिस्क बियरर? क्योंकि सबको पेमेंट करने के बाद देन जो सरप्लस ऑफ प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि सरप्लस ऑफ प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू ट्राई दैट मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हमें इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे तो लिक्विडिटी मेंटेन होगी, टाइमली पेमेंट भी होगी, ये सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाएंगे। लाइक टाइमली पेमेंट ऑन क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनिंग ऑफ लिक्विडिटी, ये सब आप अटेन कर सकते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑल्सो। इसीलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे 3 तरह के डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए बारी बारी से इन्हें पढ़ते हैं। पहला है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है हाउ टू कलेक्ट द फंड, क्या फंड कैसे कलेक्ट करेंगे। तो फंड कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड। बोरोड फंड का मतलब क्या है? कि आप फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं बाय इशू ऑफ डिबेंचर और रेजिंग ऑफ लोन। इससे आप फंड कलेक्ट करेंगे तो हम इसे बोलेंगे कि ये क्या है? बोरोड फंड है। ऑनर्स फंड का मतलब है कि आप इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑनर्स फंड बोलेंगे। तो हमें इन 2 चीज़ों को लेकर चलना है, बोरोड फंड सिक्योरिटीज़ एंड ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़। बोरोड फंड सिक्योरिटीज़ में बैंक लोन, डिबेंचर। ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़ में आप ध्यान देंगे इक्विटी शेयर को। तो चलिए पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट मीन्स कि कब आप बोरोड फंड को प्रेफर करोगे और कब आप ऑनर्स फंड को प्रेफर करोगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो हमारा पहला फैक्टर है, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? कॉस्ट।
हम उस सिक्योरिटी को प्रेफर करेंगे जिसमें कॉस्ट कम आए, जिसमें कॉस्ट कम आए। हमें उस सिक्योरिटीज़ को प्रेफर करना है, शुड बी प्रेफर विच इन्वॉल्व लीस्ट कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। बोरोड फंड में मोर रिस्क होता है और ऑनर्स फंड में हमारा लेस रिस्क होता है। कंपनी शुड प्रेफर दो सिक्योरिटीज़ विच इन्वॉल्व लेस रिस्क और मॉडरेट रिस्क। कंपनी को उसे प्रेफर करना है जिसमें लेस रिस्क हो, लेस रिस्क हो या मॉडरेट रिस्क हो, ना कम ना ज़्यादा। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, रेगुलर कैश फ्लो है, रेगुलर एंड स्मूथ कैश फ्लो, तो बोरोड फंड को प्रेफर करिए बिकॉज कंपनी इज एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन टाइम इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, फंड ज़्यादा नहीं है हमारे पास, कैश कम आता है, तो हमें किसको प्रेफर करना है? हमें प्रेफर करना है ऑनर्स फंड को, ऑनर्स फंड को। कंट्रोल कंसिडरेशन, हम ये बात जानते हैं कि कंपनी में जो कंट्रोल होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। अगर आपने फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू किया तो कंट्रोलिंग पावर डिवाइड हो जाएगी। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग पावर हमारे ही हाथ में रहे तो हमें और फंड कलेक्ट करने के लिए बोरोड फंड को प्रेफर करना चाहिए। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डू नॉट माइंड इन शेयरिंग द कंट्रोलिंग पावर, कि अगर उन्हें कंट्रोलिंग पावर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वी कैन प्रेफर टू इक्विटी शेयर्स। हम इक्विटी शेयर से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम ऑनर्स फंड को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें टॉपिक फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी हम सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं तो उसमें हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना, अंडर राइटर का कमीशन, ब्रोकरेज चार्ज, ये सब कुछ पे करना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट कम आए तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए? हमें बोरोड फंड को प्रेफर करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस है, ब्रोकरेज चार्ज है, अंडर राइटर कमीशन है, इनको हम कम पे करना चाहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें किसको प्रेफर करना है? हमें प्रेफर करना है बोरोड फंड को, बोरोड फंड को प्रेफर करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हमारा क्या है। ये हमारा था फाइनेंसिंग डिसीजन और उसके फैक्टर्स। अगला हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? ये हमारा जो डिसीजन होता है वो रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, कि जो सरप्लस ऑफ प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब द प्रॉफिट विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, और रिटेन करने का मतलब है कि आपने उसे फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख दिया एज अ रिटेन अर्निंग। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट है तो उसमें से सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे टैक्स और इंटरेस्ट की। इसके बाद जो ये बचा हुआ प्रॉफिट होगा, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, इधर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और कीप असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग, तो ये जो बचा कुचा प्रॉफिट है ना, बचा कुचा प्रॉफिट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें देना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है या फ्यूचर के लिए रिटेन करके रखना है, इसीलिए हम लोग इसे रेजिडुअल डिसीजन भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। पहला फैक्टर अर्निंग, फर्स्ट फैक्टर अर्निंग। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट आपने अर्न किया है या प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, देन यू कैन अलाउ द हाई रेट ऑफ डिविडेंड, यू कैन डिक्लेयर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। मोर अर्निंग हुई है मोर डिविडेंड, लेस अर्निंग हुई है लेस डिविडेंड। ये टॉपिक क्लियर हो गया है, अर्निंग का क्या मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और पेइंग ऑफ डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड देने का मतलब क्या है कि हमारा कैश जाएगा, कैश जाएगा।
तो अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश है, सरप्लस ऑफ कैश है, सरप्लस ऑफ कैश है अगर कंपनी के पास, देन दे कैन डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। तब कंपनी क्या कर सकती है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश है ऑलरेडी, देन उस केस में लो रेट ऑफ डिविडेंड और नो डिविडेंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर कंपनी की कोई अपॉर्चुनिटी या एक्सपेंशन प्लान है, कंपनी अपनी कोई नई ब्रांच ओपन करना चाहती है, कोई और प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कंपनी का अगर कोई ऐसा प्लान है, दैट मीन्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। दैट मीन्स कंपनी जो है वो अपने सरप्लस ऑफ प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए रिटेन करके रख देगी, रिटेन कर लेगी। लेकिन अगर कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, एक्सपेंशन प्लान नहीं है, देन कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड। तब कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टैक्सेशन पॉलिसी। कई बार देखा जाता है जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, दैट मीन्स कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं है, देन कंपनी विल अलाउ लो रेट ऑफ डिविडेंड और नो डिविडेंड। अगर डिविडेंड टैक्स फ्री है, देन कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड, देन कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड। नेक्स्ट होता है हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इसे स्टॉक मार्केट में एक अच्छा सिंबल लिया जाता है, यानी हमारे शेयर के प्राइजेस बढ़ेंगे, शेयर के प्राइजेस राइज हो जाएंगे। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है हैज़ इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज डिविडेंड, दैट मीन्स डिविडेंड अलाउ किया या इंक्रीज किया आपने डिविडेंड, तो इसको ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि ये कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है और कंपनी के जो स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, शेयर के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा। डिविडेंड डिसीजन के बाद हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो पार्ट है, फिक्स कैपिटल डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फिक्स कैपिटल डिसीजन एंड इट्स फैक्टर। फिक्स कैपिटल डिसीजन का मतलब है एलोकेशन ऑफ फंड, क्या आपको पैसा एलोकेट करना है, बांटना है टू कलेक्ट द फिक्स असेट, कि आप कौन कौन सा फिक्स असेट कलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाएंगे। लाइक आप मशीनरी खरीदेंगे, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप लैंड परचेज करेंगे। इस डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। दिस डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल budgeting decision and it also affect the growth and profitability of business। आपको याद रखना है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, इसको ये अफेक्ट करेगा। नाउ द टॉपिक इज फैक्टर्स, कब हम फिक्स कैपिटल जो है हमें ज़्यादा रिक्वायर होगा और कब हमें फिक्स कैपिटल जो है कम रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के दो तरह के नेचर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट मीन्स मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ट्रेडिंग आप रेडीमेड माल लेकर आ रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। लार्ज स्केल पे अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, दैट मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड विल बी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स मोर फिक्स कैपिटल। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस चला रहे हैं, देयर इज नीड ऑफ लेस फिक्स कैपिटल। चलिए थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड सेकेंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। when you are using capital intensive technique, that means use of more machinery, that means more fixed capital will be required। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वो कंपनी जिनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वेरी फास्ट होता है, यानी टेक्निक जल्दी जल्दी चेंज होती है और नई नई टेक्निक आती जाती है, तो उनमें आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर फिक्स्ड कैपिटल। Next point is diversification. Diversification means company is involving in production of multi-line of product. Multi-line of product यानी एक ही कंपनी है, फर्नीचर भी बना रही है, स्टेशनरी भी बना रही है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बना रही है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, यानी मल्टी लाइन ऑफ प्रोडक्ट।
If company is involving in multi line of product, that means there will be requirement of more fixed capital. more fixed capital, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी.